मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय जीत सर में, जिसमें आज हम निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल कक्षा 10 के गणित का पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम बताएंगे, जिसमें आज हम पहला मॉड्यूल का पहला चैप्टर हल कराएंगे। ज़्यादातर ऑप्शनल टाइप प्रश्न, जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं या एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं, वो इन्हीं किताबों से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कमज़ोर छात्रों के लिए यह किताब अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखते हैं, जिसमें हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा यह जारी की गई है, जिसमें हमारी अंक योजना भी दी गई है, जिसमें यह 75 का पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे में हल करना होगा, जिसमें हमें कम से कम 33% मान के चलें कि 25 नंबर मिनिमम हमें पास के लिए चाहिए होता है। तो हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में इसमें हम देखेंगे कि HCF, LCM और दो संख्याओं के गुणनफल के बारे में संबंध ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि लघुत्तम, महत्तम और दो संख्या गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या गुणनफल A इंटू B और HCF और LCM में क्या संबंध है। इस तरीके भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक संबंध होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। जब कहीं अगर वो LCM पूछ देता है तो इसी के पक्षांतर से अगला सूत्र बन जाता है, जिसमें सूत्र बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे में हो जाता है HCF। अगर उसने HCF ज्ञात करने के लिए कहा है तो HCF के बराबर होता है HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल तो बटे में LCM। इन तीन तरह से सूत्र, एक ही सूत्र से तीन टाइप से पूछा जा सकता है। तो इसके संबंध और इसके सूत्र हमें ज्ञात करने का ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नावली के सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने में ये 6 नंबर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें एक करेक्ट आंसर हमें लिखना होता है। तो इसका पहले अब दिया हुआ 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो 96 और 404 का HCF ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पिछली साल भी 2024 में यह पूछा गया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड विधि से 96 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड विधि से अगर सम संख्या तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार जाएगा, एक शेष बचेगा। 106 के अंक लगा दें 16 हो जाएगा, तो 2 भाग 16 हम देंगे 8 बार जाएगा। अब हम 2 का भाग फिर से देंगे तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार जाएगा। 2 का भाग हम इसमें फिर देंगे तो 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा। इसी प्रकार से 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। तो हमें, और इसी प्रकार हम देखते हैं 404 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 0 2, अब 2 का भाग फिर देंगे तो 1 0 1, यानी 1 0 1। अब 1 0 1 अभाज्य संख्या है जो 1 0 1 से ही विभाजित होगी, यानी 1। तो अब हम इसके अगर LCM पूछा जाए, HCF पूछा जा रहा है, HCF पूछा जा रहा है, तो हम इसमें दोनों की जोड़ी देख लेते हैं। 2 की एक जोड़ी बन रही है, फिर 2 की एक जोड़ी बन रही है, यानी 2 की जोड़ी 2 बार बन रही है, और बाकी यहाँ 2 की जोड़ी इसके साथ कहीं कोई भी नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ देंगे। 2 की जोड़ी हमें मिल रही है
2 बार, तो 2 गुणा 2, तो 2 दूनी होता है 4, यानी इसका उत्तर होगा 4। 4 हमारा ऑप्शन है बी। बी उत्तर इसका सही है। बी उत्तर इसका सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 12 और 15 का एचसीएफ होगा। 12 और 15 का एचसीएफ होगा, तो 12 के फैक्टर होते हैं 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 5। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ दोनों में 3 कॉमन दिखता है, 3 की जोड़ी बनती है, तो इसका एचसीएफ होगा 3, यानी ए उत्तर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ होगा। तो इसके लिए मैंने आपको इससे शुरू में ही बताया हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 32 है और एलसीएम है इसका 8। तो 8 का जब 32 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तीसरे नंबर का उत्तर होगा ए। तीसरे नंबर का उत्तर होगा हमारा ए, यानी 4 उत्तर होगा। अब हम इसी प्रकार चौथे सवाल पर आते हैं। तो चौथे सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। 4 और 7 का महत्तम समावर्तक होगा। तो 4 और 7 का महत्तम समावर्तक हमारा होगा, इसमें 4 और 7 का महत्तम समावर्तक होगा ए, क्योंकि 7 अभाज्य है और 4 भाज्य है। तो जब भाज्य और अभाज्य का जब कॉम्बिनेशन यानी गुणनफल या 7 में से देखें तो इसका एचसीएफ होता है हमेशा 1, यानी ए वाला उत्तर होगा। अब इसी प्रकार हम पांचवें सवाल की बात करें तो पांचवें सवाल में दिया है संख्याओं के 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो 5, 15, 20 का सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लें। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हम इसमें पहले 2 का भाग देंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा, और 20 में भाग 2 का चला जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब हम 2 का भाग फिर से देंगे पुनः, तो 5 में भाग 2 का जाएगा नहीं तो 5 लिखेंगे, 15 में जाएगा नहीं तो यहाँ 15 का 15 लिखेंगे, 10 में चला जाएगा तो यहाँ 5 का भाग 5 बार चला जाएगा। 2 का भाग जाता 10 में देंगे तो 5 बार। अब हम 3 का भाग देंगे तो 5 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, 15 में 3 का भाग चला जाएगा, और 5 का में नहीं जाएगा तो 5 का हम 5 लिखेंगे। अब देखिए 5 का भाग हम देंगे तो 5 का भाग तीनों में जाएगा, 5 का 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आएगा। यानी अब इसका मल्टीप्लाई करके देख ले तो एलसीएम हमारा होगा 2 गुणा 2, 4, 4 3 12, 12 पियाँ 60, यानी एलसीएम इसका होगा 60। और इसका एचसीएफ की बात करें तो देखिए 2 से ये तीनों संख्या विभाजित नहीं हुई, यहाँ भी 2 से ये तीनों संख्या विभाजित नहीं हुई, 3 से ये तीनों संख्या विभाजित नहीं हुई, लेकिन 5 से ये तीनों संख्या विभाजित हुई। तो इससे हमें पता चलता है कि इससे पता चला कि इसका एचसीएफ कितना हुआ, इसका एचसीएफ कितना हुआ, इसका एचसीएफ होगा 5। अब दोनों का अनुपात पूछा है तो एलसीएम का देखिए, इसमें पहले एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है तो एलसीएम को हम पहले लिखेंगे और एचसीएफ को हम बाद में लिखेंगे, यानी 5। तो भाग देंगे, दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 60 में जब 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार, यानी इसका उत्तर होगा आपका 12:1। 12:1, यानी डी उत्तर इसका सही होगा। तब डी उत्तर इसका सही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर हम रूट का इसका विस्तार करें या हल करें तो रूट में ऐसी संख्या जिनका विस्तार अशांत अनावर्ती रहता है। भाग विधि से जब हम हल करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो अशांत आवृत्ति वाली संख्या अपरमेय होती हैं। या आप सरल भाषा में समझें तो देखें कि रूट में ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो
पूर्ण वर्ग ना हो ऐसी संख्याओं को भी हम अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। अगर रूट 9 की बात करें तो रूट 9 पूर्ण संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होगा। तो ऐसे हम पता करेंगे इसमें, तो हमें पता चलता है कि देखिए रूट 2 पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 3 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 5 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी अपरिमेय संख्या, यानी हमारा उत्तर डी सही होगा। डी उत्तर सही होगा कि उपरोक्त सभी संख्या हमारी अपरिमेय है, यानी हमारा उत्तर इसका सही होगा डी। डी उत्तर हमारा करेक्ट उत्तर है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15, 21। 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम पता करने के लिए इसको हम फैक्टराइजेशन विधि से हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन विधि से हल कर सकते हैं तो हम देख लेते हैं 12, 15 और 21। तो देखिए सम संख्या है इसमें एक, तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा, 15 में जाएगा नहीं और 21 में भी नहीं जाएगा। अब हम 2 का भाग फिर देंगे, 6 में चला जाएगा 3 बार, 15 में जाएगा नहीं और 21 में चला जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 15 में देंगे 5 बार और 21 में देंगे तो 7 बार चलेगा। 3 7 21। अब देखिए 5 का भाग देंगे तो 1 और रहेगा, ये 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, 7 में जाएगा नहीं तो 7 का 7 लिखेंगे। इसी प्रकार अब मैं 7 का भाग दूंगा तो 1 में नहीं जाएगा तो 1 ही लिखूंगा, 1 में फिर नहीं जाएगा तो 1 लिखूंगा, 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा। यानी अब हम इसका मल्टीप्लाई करें, इसके जो फैक्टराइजेशन हमारे पास जो प्राप्त हुई इन सबका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 7 होता है 1 420। 60 7 यानी 6 7 42 और 1 0 420, यानी हमारा करेक्ट उत्तर होगा 420। 420। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा एचसीएफ 3 है, 3 हो तो उनका एलसीएम होगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए जो मैंने शुरू में बताया वही फिर दोहराया गया है। एलसीएम, एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, इसको तो आपको याद रखना ही है। दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में एलसीएम पूछा है तो बटे में हो जाएगा एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा तो बटे में हो जाता एलसीएम। तो एचसीएफ पूछा है, उसने दिया है दो संख्या गुणनफल 135 और एचसीएफ दिया हुआ है 3। तो 3 का भाग हम देंगे 13 में तो कितने बार जाएगा, 4 बार। मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें अब 1 शेष बचेगा, 1 शेष 5 के आगे लग गया तो 15 हो गया। 15 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, यानी 45। हमारा उत्तर होगा 45। 45 उत्तर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9वां। 17, 23 और 28 का एचसीएफ, अगर इसमें कोई भी एक अभाज्य संख्या दे दी जाए, कोई भी एक अभाज्य संख्या दे दी जाए, मैं अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई भी एक अभाज्य संख्या दे दी जाए और अन्य संख्या भाज्य और अभाज्य कैसे भी है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इस बात को आप याद रखिए कि कोई भी एक संख्या अभाज्य संख्या हो, कोई भी एक संख्या अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वे संख्या जो अपने स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, या सरल भाषा में ये समझ लें कि वे संख्या जो स्वयं के पहाड़े के अलावा अन्य किसी का पहाड़े में ना आए, या अन्य किसी का अपवर्त उसका अन्य कोई अपवर्त यानी गुणज ना हो। अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10। तो 10 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ऐसे पूछा 11 और 13 दोनों संख्या अभाज्य हैं। तो दोनों संख्या अभाज्य हैं तो इनका जो अपवर्त होगा या गुणज होगा ये कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो जब कॉमन नहीं होगा तो इसका हम याद रखेंगे कि इसका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ कितना होगा 1। एचसीएफ कितना होगा 1।
अब बात करते हैं 8, 9 और 25 का एलसीएम। 8, 9 और 25 का एलसीएम। 8, अब इस 8, 9, 25 का एलसीएम। तो हम देखिए 2 से जब भाग देंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 8, 9, 25 का एलसीएम। तो 2 का भाग देंगे 8 में, और तीनों संख्याओं में एक दूसरे का गुणज मिलने वाला, इसमें एक गुणनखंड एक भी मिलने वाला है नहीं, कि तीनों के अलग अलग गुणनखंड है तो डायरेक्ट इनमें गुणा भी कर सकते हैं 8, 9 का और 25 का। लेकिन तरीका है इसका हल करने का, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपके कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार जाएगा, 2 का भाग 9 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 25 में जाएगा नहीं, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है। एचसीएफ जब 1 होगा तो उन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम ही होता है। अब हम देखेंगे 2 का भाग फिर देंगे तो 4 में तो चला जाएगा, लेकिन 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। इसी प्रकार 2 का भाग हम फिर देंगे तो 2 में तो जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। अब 9 का यानी, या तो हमें ऐसा सीधा रख रहे कि इनका कोई कॉमन संख्या है ही नहीं, तो सीधा 9 3 से देंगे 1, 3, 25, और फिर 3 से देंगे 1, 1, 25, और 25 को 2 बार 5 से काटेंगे 1, 1, 5। अब 5 से हम फिर डिवाइड करेंगे तो 1, हाँ तो इसके फैक्टराइजेशन बने हुए थे हमारे कितने, तो इसके फैक्टर बने हुए थे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। तो इसका हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पहिया होता है आपका 360, और 360 पहिया होता है 1800, यानी करेक्ट उत्तर होगा इसका 1800। करेक्ट आंसर होगा इसका 1800। हाँ, यानी सी आंसर सही है। अब हम बात करेंगे 12 की। तो 12 में 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए 5 माइनस √2, तो ये दो संख्याओं का संयोजन एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। जब भी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हो, योग या अंतर पूछा जाए, योग या अंतर हमेशा अपरिमेय ही होगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। तो इसका उत्तर होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय, क्योंकि इसमें अंतर पूछा है। तो एक संख्या आपकी परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है। अब जब संख्या परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर पूछा जाए तो वे संख्या हमेशा अपरिमेय ही होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 और 20। 15 और 20 का एलसीएम होगा, 15 और 20 का एलसीएम होगा। तो 15 20 का एलसीएम होगा हमारा, इसे भी गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे तो 15 में तो जाएगा नहीं, 20 में जाएगा 10 बार। 2 से फिर ज्ञात कर लेते हैं, तो 15 में तो भाग जाएगा नहीं, 10 में चला जाएगा 5 बार। 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 3 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा ही नहीं, तो उसे उतने का उतना ही लिखेंगे। और 5 का भाग देंगे, 5 में का भाग 5 में एक बार, फिर 5 का भाग 5 में एक बार। बस तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पहिया 60, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका 60, यानी ए आंसर। इस तरीके से हम इनके बहुविकल्प ये जो प्रश्न थे उन्हें हम हल कर पा रहे हैं, बहुविकल्प वाले प्रश्नों को हम हल कर पा रहे हैं। अब इसके बाद आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 8, 9, 25 के एचसीएफ का मान होगा, 8, 9, 25 के एचसीएफ का मान होगा। तो मैं ये हमें पता है कि 8 का फैक्टर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2,
9 का फैक्टर होता है 3 गुणा 3 और 25 का फैक्टर होता है 5 गुणा 5। तो मैंने देखा कि इन तीनों में कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं दिख रही है। जब कॉमन नहीं दिख रही है तो उसका, क्योंकि वाइनेस्ट एक फैक्टर एक सभी में शामिल होता है, एक तो होता ही है, तो इसका एलसीएफ होगा, इसका एचसीएफ होगा एक। कितना होगा? एक, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा एक। और ऐसे प्रश्नों को, रिक्त स्थानों को भरने का पूरी लाइन या इतना पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक मान लीजिए कि जी 2 है, प्रश्न क्रमांक 2, तो इसके पहले का उत्तर हम सीधा एक भी लिख सकते हैं, या पूरा इसे लिखने से अच्छा है कि हम इसका जो खाली स्थान भर रहे हैं उसी को लिखें, जिससे हमें समय की भी बचत होगी। अब अगला क्वेश्चन है √2। √2 एक संख्या है। √2 क्या संख्या है, परमेय है कि अपरमेय? √2 परमेय है या अपरमेय? तो मैंने क्या कही, √2 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या होगी, अपरमेय। इसमें हम क्या भरेंगे, अपरमेय। और वही एक और तीसरा सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ। तो हमें पता होना चाहिए 135 के फैक्टर क्या होंगे। तो देखिए, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से तो होगी नहीं, 2 से तो ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। अब 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, इसका कैसे पता करें? तो हमें एक और अच्छा तरीका पता हुआ कि हमें इनके अंकों का योग करके पता कर सकते हैं। 1 और 3 जोड़ेंगे, 4, 4, 5, 9। हाँ, 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 3 की पारी में आता है। 2, 2, 4, 5, 9, यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, हम देखेंगे, यहाँ 3 चौक 12, एक बचेगा, 3 5 15, यानी 45 बार गया। और यहाँ 3 का भाग दें, 3 7 21, और बचेगा ये 3 5 15। अब यहाँ हम 3 से फिर डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि 4 7, 4 और 5 9 होता है, और 7 5 12 होता है। 3 के पारी में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 3 से देंगे तो 3 1 3, बचे 1, 3 5 15, और यहाँ देंगे 3 का भाग तो 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। अब देखिए 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हम कॉमन संख्या देखिए 5 से देखते हैं, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है और यही भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 बार हो रहा है, ये 5 बार हो रहा है। तो हमें एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ जो दोनों संख्याओं को विभाजित करते हैं, यानी इसको भी, यहाँ भी इन दोनों को विभाजित कर रहा है, यहाँ इन दोनों को विभाजित नहीं कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और यहाँ नहीं कर रहा है। ये दोनों अलग अलग संख्या होगी, तो इन तीनों के मल्टीप्लाई ही इसका एचसीएफ होगा। तो 3 3 9, 9 5 45, इसका आंसर होगा 45। सॉरी 45, यहाँ इसका आंसर होगा 45, इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं 3√2 एक संख्या है, 3√2 अपरमेय संख्या है। 3√2 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब हम आएंगे सत्य असत्य पर, सत्य असत्य पर। तो हम देखते हैं कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये सही है, उनके गुणनखंडों को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का अगर गुणनखंड का क्रम देखें तो एक अद्वितीय ही होता है। तो ये हमारा कैसा होगा, सत्य होगा, इसे हम कर देंगे सत्य। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य। हाँ, अब वास्तविक संख्याओं में सभी संख्या आती हैं, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये भी सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं, ये असत्य होगा। ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि परमेय अपरमेय, क्योंकि हम देखेंगे कि अपरमेय और परमेय, अपरमेय और परमेय दोनों संख्याओं का जो समूह होता है वो वास्तविक होता है। अकेला ये तो वास्तविक, ये भी वास्तविक होता है, ये भी वास्तविक होता है, लेकिन सभी वास्तविक यही संख्या हों तो ऐसा तो कंपलसरी या जरूरी नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, असत्य। इसको हम क्या कर देंगे, ये सत्य,
ये आपका सत्य था, यह भी सत्य था, ये आपका होगा असत्य। इसे क्या लिखेंगे? असत्य। अब है 15 और 21 का एलसीएम 105 है। 15 और 21 का एलसीएम 105 होगा, तो हम करके देख लेंगे एक बार। 15 के गुणनखंड होंगे आपके 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। तो देखिए एक बार तो दोनों में 3 शामिल है, मैंने 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। 3 5 15, 15 7 105। हाँ, ये भी सत्य होगा, ये भी अपना कैसा होगा? सत्य। 1/√2 का परिमेय संख्या है, असत्य नहीं होगा, क्योंकि √2 में ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो √2 आएगा वहाँ अपरिमेय संख्या ही होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य। इससे हम लिखेंगे असत्य। और अगला है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, सत्य। दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये हमारा सत्य होगा, जिस संबंध मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसका 7वां है 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा, तो हम क्या करेंगे? 13 का इसमें भाग दे के देख लेंगे। या तो 26 का गुणनखंड होता है 13 गुणा 2, 26 का गुणनखंड क्या होगा? 13 गुणा 2, और 91 का गुणनखंड होगा 13 गुणा 7। तो हम पाएंगे कि 13 दोनों में कॉमन है, यानी 13 की जोड़ी बन रही है, तो इसका गुणनखंड यानी एचसीएफ कितना होगा? 13 होगा। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य होगा। तो इन्हीं भी प्रश्नों को अगर हम लिखेंगे तो परीक्षा यानी उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तो हम लिखेंगे पहला। अब पहला पूरा प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं, अगर पहला सत्य है तो हम लिखेंगे खाली सत्य। दूसरा सत्य तो यहाँ लिखेंगे सत्य। तीसरा असत्य है तो हम यहाँ लिखेंगे असत्य। चौथा हमारा सत्य है तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य। इसी तरीके से अगर हम पांचवे की बात करें, नीचे लिखना है, तो पांचवे की अगर बात करें तो ऐसे ही पांचवा आपका असत्य होगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए। तो 306 और 657 का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा तो 9 होगा। जाहिर सी बात, हम ज्ञात करके भी देख सकते हैं। 306 और 657 दोनों एक सम है, एक विषम है, तो 2 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो हम 2 का भाग नहीं देंगे। सीधा हम पता करने के लिए क्या करेंगे? 3 का चेक करते हैं। 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। हाँ, जा रहा है, क्योंकि 6 5 होता है 11, 11 7 18, 3 के पड़े में आता है बिल्कुल। तो हम 3 का भाग दे के देख लेंगे। 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3 1 3, 0, 3 दूनी 6, और 3 का भाग यहाँ देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6 और 3 1 3, बचा 2, 3 9 27। अब हम फिर से चेक करेंगे इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल जा रहा है कि 1 0 3, ये 3 हो रहा है, 2 1 3 3 9 12, बिल्कुल जा रहा है, तो हम 3 का भाग फिर देंगे। 3 तरक होता है यहाँ 9, बचा 1, 3 चौक 12, और यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 7 21, 3 तरक 9। अब हम देख रहे हैं इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 17 का जा रहा है, इसमें 17 का नहीं जा रहा है, यानी इसका उत्तर होगा इन दोनों की जोड़ी, यानी 3 तरक 9, यानी 3 तरक 9, यानी इसका उत्तर होगा ये वाला। इसका उत्तर मिलेगा आपका तीसरे से। लेकिन इन प्रश्नों को ऐसे लाइन खींच के नहीं मिलाना है आपको, उत्तर पुस्तिका में आपको मिलाना है बढ़िया यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर ऐसे लिख लेंगे, और हम देखेंगे यहाँ प्रश्न क्रमांक पहले प्रश्न को 306 और
657 का HCF का HCF। तो HCF हम देखेंगे, HCF अब इसके सामने जो इसका करेक्ट आंसर है उसकी कोडिंग जरूर लिखेंगे, यानी तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर है तो 3 जरूर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 9। ऐसे हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है √2 संख्या। √2 संख्या है तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और इसकी कोडिंग जरूर लिखेंगे, कोडिंग है इसकी 1। क्या है कोडिंग? 1 यहाँ जरूर लिखेंगे, जो कोडिंग है ये कोडिंग जरूर लिखनी है। अब इसी तरीके से हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है 9 और 27 का LCM। 9 और 27 का LCM, तो और इसका उत्तर होगा आपका दूसरे नंबर का 27। क्या होगा? 27। इस तरीके से परीक्षा में इसको जरूर लिखें और ये नंबरों का क्रम एक लाइन में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो पहला सवाल तो हम 94 और 404 का HCF होगा, तो हम हल करके देख सकते हैं। देखिए 94 और 404, चौरानवे और 404, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ कितना आएगा। 2 चौक 8 बचा 1, तो ये हो गई 2 7 14, यहाँ देंगे तो 101। अब देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका HCF क्या होगा? 2। इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 2। तो सीधा उत्तर में लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 का हल। 1 में उत्तर क्या आएगा? 2। अब अगर हम दूसरे की बात करें, हाँ, और देखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में ज़्यादातर यहाँ 96 और 404 का LCM HCF पूछा गया है, तो यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं आप सीधा पता करें कि यार ये तो इसका उत्तर 4 होता, तो ऐसी त्रुटि ना करें, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक में ज़्यादातर यहाँ 96 दिया हुआ है लेकिन यहाँ 94 है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संख्याओं में गड़बड़ ना करें। और संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 156 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देख पाएंगे 156 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 बचा 1 2 8 16, फिर हम 2 से भाग देंगे तो आधा कर देंगे, यानी 2 का बाद 2 2 3 6 बचा 1 2 9 18, फिर 3 से देंगे तो 3 1 3 3 3 9, और फिर 13 से देंगे तो 1। तो हम 156 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरीके से हम इसको हल कर पाएंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध है। तो इसका संबंध है, सीधा सूत्र याद रखना है। सूत्र मैंने बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल। आप या तो ऐसे लिख सकते हो, दो संख्या हमारी मान लीजिए कि A और B है, तो A और B का गुणनफल बराबर होगा HCF ऑफ किसके बराबर? A और B के, यानी A B का HCF गुणा A और B का LCM, यानी A और B का LCM। यहाँ लिख देंगे A और B इसके आगे, ठीक। तो ये संबंध हमारा होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसको होता है? HCF गुणा LCM। या हमने दो संख्याओं को A और गुणा B मान लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF AB और HCF LCM AB। अब हमारा चौथे नंबर का सवाल है 6 12 और 30 का LCM क्या होगा? 6 12 30 का LCM
क्या होगा, तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 6, 12, 30 का एलसीएम, तो हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 15 आएगा। अब 2 से फिर डिवाइड करें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 15 आएगा। अब 3 से हम फिर डिवाइड कर दें तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। अब 5 का हम भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। यानी इसके गुणनखंड हमारे प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनका मल्टीप्लाई करके हम देखें तो 2 दूनी 4, 12, 12 पहिया 60। यानी इसका एलसीएम कितना होगा, 60। क्या √5 एक अप्रमेय संख्या है? हाँ, इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, √5 एक अप्रमेय संख्या है। संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना हुआ? तो ये हम पिछले प्रश्न में भी यही सवाल हम करा चुके हैं। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 8 का फैक्टर कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 3, और 25 का गुणनखंड होगा हमारा 5 गुणा 5। तो इसका एलसीएम जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें इनकी जोड़ी देखेंगे। कोई भी जोड़ी हमें इसमें किसी भी नंबर की या किसी भी संख्या की हमें कोई जोड़ी मिलती नहीं दिख रही। यहाँ 2 है तो इनमें किसी में 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो इनमें और बाकियों में 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो इसमें कहीं 5 नहीं है। तो यानी कोई जोड़ी नहीं मिल रही, तो उसमें 1 की जोड़ी मिलती है, क्योंकि सभी का फैक्टराइजेशन या गुणनखंड 1 होता ही है। तो इसका उत्तर होगा 1। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसके गुणनखंड होंगे 5005। तो हम इससे देखेंगे कि 3 से नहीं जा रहा, इसमें भाग जाएगा सीधा पहले 5 से। 5 × 5 0 0 5, एक बार सॉरी, एक। अब हम देखेंगे अब इसमें कितने का भाग जाएगा। 5 का गया, 2 का, 3 का तो जा नहीं रहा। तो आगे इसका अगला अभाज्य संख्या देखेंगे तो 7। 7 से भाग जा सकता है। तो 7 से जब हमने देखा तो 7 × 7 बचेगा, यहाँ 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, तो 7 3 21। अब कितने का जाएगा भाग इसमें? तो मैंने देखा कि 143, 11 का भाग जाएगा। कितने का? 11 का। तो 11 भाग दे के देखा तो 11 का भाग जा रहा है कितने बार? 11 × 11, यहाँ देखेंगे 11 × 11 और 11 × 33। तो अब हम इसमें 13 का भाग फिर दे देंगे तो 13 का ये। तो हमें इस तरीके से हमें इसके फैक्टराइजेशन प्राप्त हुए। 5005 के फैक्टर प्राप्त हुए 5 × 7 × 11 × 17। यही इसका हल होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है अब हमारे प्रश्न क्रमांक आ चुके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जो कि हम पिछले प्रश्नों में इसको हल करा चुके हैं। संख्या 104 के अभाज्य गुणनखंडों में हम व्यक्त कीजिए। तो 104 के हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और इसे भी हल कर पाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से हम और सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके हल आप आगे होमवर्क के लिए इसको हल करिए, ठीक है, हल करते रहिए। और कोई भी समस्या होने पर हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो के लिए आप 1-2 दिन का इंतज़ार करें और अगली वीडियो भी मिलेगी। धन्यवाद।